राव साहब, ये जो घटनाक्रम हुआ और उसके जी। बाद शाइस्ता गायब हो गई और बाकी तमाम चीज़ें आ रही हैं, आपने अपनी ज़िंदगी इस पुलिस फोर्स में बिताई है, देख के आपको क्या लगता है, हुआ क्या ये? देखिए, जो भी हुआ है, पुलिस की कस्टडी में जो अटैक करके मर्डर हुआ है, वो वैसे तो अवॉइडेबल था, हो नहीं सकता था, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। जो हो गया उसको हम रिपीट नहीं करते, लेकिन शाइस्ता गायब होना, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन में पहले से आया हुआ था कि अतीक अहमद के संबंध आईएसआई से हैं। और आईएसआई पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उससे हैं। और वेपन्स वहां से जो ड्रॉप करते थे, ड्रोन्स, वहां से वेपन्स इनको सप्लाई होते थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हुए थे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शाइस्ता इसके बाद जब उनको इनका मर्डर हो गया और उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया, उसके बाद हो सकता है वो किसी और के शरण में जा चुकी है और कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी कि मैं कैसे आगे। उनको वो भी वांटेड है, तो वो भी हो सकता है कि उनको भी खतरा हो गया हो। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है हर एक की, तो अपने इस बात को, अपने आप को, जान को बचाने के लिए हो सकता है किसी के कांटेक्ट में हो और वो अभी लेकिन अंडरग्राउंड राव हो गई साहब, हो। मैं मतलब ये लेकिन कहीं इन ना ऑल कहीं। सिंसियरिटी में सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बताइए, ठीक है, ये ठीक है, जी। अतीक अहमद डिजर्व्स नो मर्सी, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन जो मोस्ट वांटेड हैं वो पुलिस के नेट से बाहर है, शाइस्ता परवीन बाहर है, अमृतपाल बाहर है, मतलब एक ये सवाल उठता है। और इनका भी नेटवर्क भी डिसमेंबर नहीं हुआ है, आप सब तो जो बड़े लोग ठिकाने पे हैं, लेकिन इनके नेटवर्क का क्या, इनके जाल का क्या, इनके इन्फॉर्मर्स का मैं क्या, इनके एसेट्स का क्या, इनके बैंक अकाउंट्स का क्या? देखिए, ये सब बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं, और ये कह देना कि जितने भी आदमी वांटेड हैं सारे के सारे पकड़े गए हैं या पकड़े जाएंगे, ये भी एक अतिशयोक्ति होगी। कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत से कोई ऐसे लोग हैं जो अभी तक भी नहीं मिले हैं, जो बड़े बड़े केसेस में वाले में नहीं मिले हैं, लेकिन ये भी है। लेकिन देर सवेर ये, मैं बता दूं बात पक्का, कि कोई ना कोई एक टाइम जरूर आएगा। पुलिस का नेटवर्क भी चलता है, पुलिस के नेटवर्क से फिर वो आगे कार्रवाई करते रहते हैं, और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश होती है पुलिस की, और पुलिस कामयाब भी होती है। लेकिन किसी न किसी केस में, अभी ताजा ताजा केस अगर है, तो उसमें फरारी करना, फरार होना, ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत से गैंगस्टर्स हैं, बहुत से जितने भी ये क्रिमिनल्स, हार्ड एंड क्रिमिनल्स है, कई कई दिनों तक नहीं मिलते हैं। उनके अपने पते ठिकाने होते हैं। पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस इनपुट या उनके इन्फॉर्मर्स हैं, वो कोशिश लगातार करते रहते हैं, और भी कई तरीकों से पुलिस उनको ढूंढती रहती है, और ढूंढे जाएंगे और मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अंजाम अतीक अहमद का हुआ है, जो जैसा कर्म कोई करेगा, वो जिसे कहते हैं, कहावत है कि वो वही वही फसल काटेगा। तो ये हुआ है वो ठीक है, जो कुछ हुआ वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं समझता हूँ इसके होने के बाद बहुत से लोगों को, जिनको, जो विक्टिम थे अतीक अहमद के, कितने ही हजारों लोग इसके विक्टिम होंगे। कुछ तो जिनके केस रजिस्टर थे, किसके केस रजिस्टर भी नहीं थे, तो वो, उनके दिलों को बहुत जल्दी शांति मिली होगी। भले ही वो कैसे भी, इसका तरीका क्या भी था, कुछ था, लेकिन अंत भला सो भला, उन लोगों के विचार में यही हुआ होगा कि जो कुछ भगवान ने किया है वो ठीक ही किया है। उनके उनके दिलों को शांति मिली मिली होगी। लेकिन जहां तक बात, ये जो फरार करने वाले, फरारी आदमियों को पकड़ने की बात है, उसमें कंटिन्यू पुलिस करती रहती है अपने कोशिश, और वो उस कभी न कभी कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि ऐसे लोग जब इनकी कहानी होती है, थैंक यू होता है, कहानी ख़त्म होती है, इनका जी जी। नेटवर्क कैसे तोड़ा जाता है? इनका ये नेटवर्क कैसे कंटिन्यूस तोड़ते हैं पुलिस वाले, बैंक, इन्फॉर्मर? पुलिस के कंटिन्यू एफर्ट्स होते हैं, और खास तौर से ऐसे क्रिमिनल्स को तोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उनका जो फाइनेंशियल, जो लाइन है, चेन ऑफ फाइनेंस, उसको तोड़ा जाता है। यानी कि किसी आदमी, बड़े बदमाश को अगर खत्म करना हो, तो उसका फाइनेंस की जो लेन है उसको खत्म कर दीजिए। तो वो उससे सबसे बड़ा सेटबैक उनको लगता है, क्योंकि उनका पैसे का जो इनफ्लो होता है, जिसके पैसे के दम दम पर फलते फूलते हैं, वो कट जाता है। और जितनी नाजायज तरीके से प्रॉपर्टी कमाई जाती है, उसको सीज कर लिया जाता है। उसको किसी न किसी प्रोविजन में, कानून में बहुत प्रोविजन है, उन प्रोविजन में उनको जब्त कर लिया जाता है, या सील कर दिया जाता है, या बैंक अकाउंट है वो सील कर दिए जाते हैं। तो जितना भी फाइनेंशियल इनपुट है उनका, वो उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि उनकी फाइनेंस की तरफ से उनकी कमर टूट जाती है। तो वो फिर हताश होकर फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो पुलिस को या तो सरेंडर करेंगे, या कोर्ट में सरेंडर करेंगे, या फिर वो कहीं किसी न किसी वजह से वो मारे जाते हैं। अपने आप भी ऐसे बदमाश हैं
तो अपने आप भी मारे जाते हैं या कोई उनके राइवल उनको मार देते हैं या कोई और किसी घटना में वो खत्म हो जाते हैं। जी तपन भारती जी, अरे आपको सर, कैसा वो लगता है कि वो अतीक की उसी का स्टोरी अब पिक्चर कैसे आ रहा प्ले है, आउट वो जो होगी, बंदा है आपका। पॉलिटिकली कैसे प्ले आउट होगी भारती जी? हाँ जी, को जो मिला हेलो उसके बारे में समझना पड़ेगा कि 25-30 साल पहले से हमने हेलो। यूपी में इस बात को महसूस किया था कि अपराधियों को पिक्चर आई पॉलिटिकल नहीं है। शेल्टर मिलता था, राजनीतिक संरक्षण मिलता था। वो जिसकी मर्जी जिस अफसर की ट्रांसफर वो करा देते थे, जो थाने में बैठकर उनकी पिटाई करते थे। मतलब वो दरोगा, डीएसपी, एसपी को तो कुछ समझते ही नहीं थे। उनमें ही ये शामिल था अतीक अहमद और उसके गुर्गे। और अभी जो डिबेट में जो बात आ रही थी ना कि इनका जो आर्थिक साम्राज्य जो खड़ा हो जाता है ना, उसको ढहाना बहुत जरूरी है, तभी है तो इनका चेन टूटेगा। उस दिशा में मुझे लगता है कि 2.5 साल पहले योगी सरकार ने काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले अतीक के साढ़ू का मकान गिराया गया, उसके बाद अतीक के मकान का नंबर आया। अब तक 100 प्रॉपर्टी को ढहा दिया गया है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ईडी जो कई दशकों से हिंदुस्तान में काम कर रही है, उसे इस तरह के काला धन जो जमा किया जा रहा है उसकी जानकारी नहीं है। अब वो ईडी जांच कर रही है, ईडी के जांच का सिलसिला जारी है। ईडी कह रही है कि अभी हम जांच बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसने सैकड़ों जमीन हथियाया, कहां से अपने नाम से, दूसरे के नाम से, बहुत मामूली दर पर। जिस जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए थी उसे इसने 5 लाख रुपए में रजिस्ट्री करा ली। इस तरह की जो दादागिरी और गुंडागर्दी थी वो भारत के लोकतंत्र के लिए कलंक था। ये यूपी में ही नहीं होता है, ये बिहार में भी दिखता है, बंगाल में भी दिखता है, उत्तर भारत में कई आमतौर पर इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं जो भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इसलिए 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, अभी लोगों को भरोसा है कि योगी सरकार कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना करना चाहिए उतना वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कहां से होगा। योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी स्वयं तो लेकर नहीं जाएंगे अपराधियों को सजा देने या उसकी नाकेबंदी करने। इसमें जो नीचे लेवल का जो फोर्स है उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है कि आप तनख्वाह आप पाते हो, जनता के टैक्स पर पाते हो, आपकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, न कि आप किसी को अनावश्यक सम्मान देकर उसका तवज्जो दीजिए। अब ये जो पॉलिटिकल जो जामा पहनते हैं, अतीक का जलवा क्यों बढ़ा? एमएलए बना, एमपी बना। यदि एमएलए एमपी यदि राजनीतिक पार्टियों ने नहीं बनाया रहता, बीएसपी और सपा ने, तो इसका जलवा उतना नहीं होता। ये भी दोषी है, ये कहीं न कहीं इनके ऊपर भी मामला बनता है, यदि इन्वेस्टिगेट किया जाए तो निकलेगा। अब ये है कि योगी राज में कहते हैं कि चारों तरफ अपराधियों में दहशत है, लेकिन मैं जानता हूं गाजियाबाद हो, आगरा हो, कानपुर हो, चेन लूटने की घटना हो या डकैती की लूट की घटना हो, ये सिलसिला अब भी जारी है। पूरी तरह से अपराध मुक्त नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। इसे लाने के लिए पूरी फोर्स में बदलाव लाने की जरूरत है। संभव हुआ तो जो भ्रष्टाचारी जो पुलिस के जो लोग हैं उनको नौकरी से भी निकाला जाना चाहिए। इस लेवल पर विचार करने की जरूरत है। क्या योगी सरकार इस तरह का साहसिक निर्णय ले पाएगी? आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो कार्रवाई हो रही है अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर की, इसका कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा भी दिखाई पड़ रहा है। अब ये मुठभेड़ जो पुलिस कस्टडी में जो मारा जाता है, उसमें मारने वालों में तो गोली चलाने वाले तो पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि योगी राज और बीजेपी को इससे पॉलिटिकल बेनिफिट कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण बीएसपी और समाजवादी पार्टी बेचैन है और इस मुठभेड़ के बारे में इन्होंने आशंका जताई है कि कहीं न कहीं सरकार के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसकी जांच कराई जाए। तो जांच हो ही रही है, हम देख लेते हैं कि एसआईटी जांच करके क्या निष्कर्ष निकालती है। ठीक है जी, कार्तिकेय जी। जी 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 सुदीप हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, ये कहना ठीक है, उचित है कि अल्टीमेटली इसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी योगी आदित्यनाथ है। जिस तरीके से चीज़ें प्ले आउट हुई है, मायावती और अखिलेश यादव को पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की जो संभावनाएं दिख रही थी वो नहीं मिलेंगी।
देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि योगी आदित्य जी को क्यों फायदा मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है ये अपराधियों से त्रस्त है। उसे मालूम है कि जुडिशरी जो है वो भी इफेक्टिव नहीं होता है, लंबे चलते हैं केस, जो व्यक्ति जेल में रहता है उसको उसको वो वहाँ के राजा की तरह रहता है। आप कई सारे देखेंगे बिहार में या यूपी में, जो शासन बदलने के बाद उन्हें वो सब प्रिविलेज मिलता है सजा के बाद भी। तो कहीं ना कहीं जनता में ये है कि किसी ना किसी तरह इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में भी खत्म कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस वजह से योगी जी का जो वो एक प्रोफाइल है, योगी जी का जो कार्य करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं जनता की इस इच्छा को पूर्ण किया है। जब इस तरह की बातें होती हैं, जनता के मन के अनुसार आप करते हैं, तो फिर जनता तो खुश हो गई। और आप देखिए, इसको आपने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। अभी आप बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्हें अतीक जी कहते हैं। वेस्ट बंगाल में वहाँ पे कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे इनका विरोध किया है। सिर्फ इसलिए विरोध किया है क्योंकि वो किसी वर्ग से हैं। तो जब आप इस तरह से हिंदू मुस्लिम या इस तरह से आप अपराधियों का भी धर्म और जात खोजते हैं, जबकि डेटा कहता है कुछ 31-32% ही जो अपराधी हैं वो मुस्लिम वर्ग से हैं। ज्यादातर जो अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है वो तो हिंदू वर्ग से हैं। लेकिन जब आप इस तरह के चीजों को एक क्षितिज पे लाते हैं, उस पे बातें करते हैं और उसे किसी विशेष धर्म से जोड़ते हैं अपने फायदा के लिए, तो आपके विपक्ष में जो हैं, जो योगी जी हैं, उन्हें तो फायदा होगा ही। क्योंकि उनका वोट जो है वो आज के तारीख में बड़ा है, और जब उनका वोट बड़ा है तो उनका वोट भी मोबिलाइज होगा, जो कि हो रहा है फिर 2014 के बाद से। जब वो मोबिलाइज होगा तो वो आप पे भारी पड़ेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं सत्य है कि अभी जो पब्लिक मेंटालिटी माइंडसेट है, जो पब्लिक का इमोशन है, वो योगी जी के समर्थन में है।